जब बन रही थी पीडीएम के एग्जीक्यूशन में भी, वजह क्या है सर? पीडीएम का बयानिया मुख्तलिफ होता जा रहा है सर, इसकी वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जी। गुजारिश ये है कि 18 के इंतखाबात के फौरन बाद जमीयत उलमा इस्लाम का इजलास हुआ और हमारा एक मौक़िफ़ जो हमने अपनी पार्टी में तय किया था कि इन इंतखाबात में धांधली हुई है और हम कोशिश करेंगे कि खुद और अपोजिशन जमातों को आमादा करें कि वो हल्फ न उठाएं, बल्कि इसके लिए एक तहरीक चलाई जाए ताकि असर नौ इंतखाबात की राह हमवार हो सके। जी, ये JUI का मुत्तफ़िका फैसला था और इसको लेकर साथी जो है वो अपोजिशन से मिले तो उस वक़्त मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी खुसूसन जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब, इनका नुक्ते निगाह अलग था। उन्होंने कहा कि असम्बली को में चला जाएंगे हम और उसके बाद अंदर जाकर इसके लिए जद्दोजहद करेंगे और अगर कोई मुस्बित नतीजा नहीं निकल सका 1-2 माह में तो फिर हम इसके लिए आपकी इस तजवीज़ पे अमल दरामद करेंगे। तो उस पे फिर JUI के अरकान ने भी जाकर हल्फ बर्दारी में हिस्सा लिया और फिर मसला ये पैदा हुआ कि जनाब जरदारी साहब ने बलूचिस्तान के हवाले से हुकूमत से ताउन किया। चेयरमैन सेनेट एक लंबी कहानी है, सबको पता है इसका। और उसके बाद मौलाना फजल रहमान को भी नवाज शरीफ ने आमादा किया कि आप सदारती इलेक्शन लड़ें, जो हमारे पार्टी के मौक़िफ़ से यकसर जो था वो टकराव था, क्योंकि हमने उसी दिन सुबह को ये फैसला किया था कि सदारती इलेक्शन में मौलाना तो क्या JUI हिस्सा नहीं लेगी। तो खैर उस पे भी उनकी खातिर जो है इस जमात ने कुर्बानी दी और जब कोई आगे पेशरफ नहीं हो सकी तो फिर ये रिकॉर्ड पर है कि जनाब जरदारी साहब ने खुद मौलाना से आकर और फिर नवाज शरीफ ने आकर कहा कि आप कोई तहरीक चलाएं, जिसपे तकरीबन 15 मिलियन मार्च के बाद तारीख तय हुई थी आज़ादी मार्च की, और उसमें दोनों पार्टियों ने साथ देने की बात भी की थी। बल्कि जनाब नवाज शरीफ साहब के कहने पर शहबाज शरीफ साहब ने 1 नवंबर में ज्वाइन करने की बात की, तब हमने 31 अक्टूबर को निकलने का फैसला किया। लेकिन वो दोनों जमातें अपने मफादात और अपने मामलात और मुसालहत के हवाले से एक दिन टोकन शिरकत के बाद फिर तशरीफ नहीं ला सके। 13 दिन के बाद मौलाना फजल रहमान साहब ने चौधरी परवेज इलाही वगैरह के हवाले से जब धरना ख़त्म किया तो हमने ये बात उठाई कि हमारे मना करने के बावजूद पार्टी के अंदर मौलाना साहब आपने इन दो जमातों के इस यकीन दहानी पर सर आज मुत्तफिक हैं पीडीएम की ये सारी जमातें, पीपल्स पार्टी, नून लीग और मौलाना फजल रहमान साहब? सर देखिए, अब मैं गुजारिश करूंगा अगर आप मुझे थोड़ा सा वक्त दें। जी जी सर। कि पिछले साल 20 सितंबर को खुद पीपल्स पार्टी की ईमा पर APC दोबारा हुई और उसमें एक मुआहदे पे दस्तखत हुए जी। उसकी तमाम तर जो है इंतजामात जो है वो पीपल्स पार्टी ने कर रखे थे और जनाब जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब दोनों जो है वो वीडियो लिंक पे उन्होंने बाकायदा उसमें शिरकत की थी जी। उसके हवाले से वर्चुअल जो है उन्होंने शिरकत की थी और उस पर एक दस्तखत हुए थे कि नंबर 1 इस्तीफे देंगे, नंबर 2 सेनेट का इलेक्शन नहीं होने देंगे, उसमें हिस्सा नहीं लेंगे, किसी ज़िमनी इलेक्शन में जब तक इस्लाहात नहीं होंगे हिस्सा नहीं लेंगे, हुकूमत को जो है जनवरी से पहले दिसंबर में इस्तीफा देकर जनवरी वो नहीं देख सकेगा। ये सब उन्होंने दस्तखत किए थे और उस वक़्त हमने जो बात उठाई कि अपने पार्टी के अंदर कि ये लोग अपने मामलात के हवाले से इस पे कारामद, मतलब आप ये कह रहे हैं कि पीडीएम ने जो एक लाइन ऑफ एक्शन बनाया था उससे पीडीएम खुद मुनहरिफ हो चुकी है अब। हाँ, पीडीएम के ये दो जमातें मुख्तलिफ औकात में इससे अलग हो गए हैं। बिल्कुल ठीक है। जिस तरह मैं इसमें साथ ये बता दूं कि इस दरमियान में बाजवा साहब के स्टेशन के हवाले से भी पीडीआई के प्रोग्राम से मुनारिफ हुए थे मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, और इसी तरह बैठक के हवाले से भी हमसे जो बात की गई थी उससे वो फिर गए थे। लेकिन तो मौलाना साहब साथ क्यों है सर? हमारी जमात अगर के इतना ही इनराफ है, इतना ही नून लीग और पीपल्स पार्टी इनराफ कर चुकी हैं इतनी मरतबा,
डॉज कर चुकी हैं, तो क्यों मौलाना साहब बार बार उनके साथ हैं सर? देखिए, मौलाना साहब बार बार साथ हैं थे और इसलिए तो हम उनके साथ नहीं गए। हमने आवाज उठा दी तो उन्होंने हमें निकाल दिया। अब या तो उन्होंने नवाज शरीफ की खुशनुदी रखनी थी या हमारी बात माननी थी। उन्होंने वो बात मान ली और हमारे जो जो मैं या हमारे साथी जो मौलाना फजल रहमान साहब से भी 8-10 साल पहले जमीयत उलमा इस्लाम बिल्कुल ठीक में है, शामिल हुए बिल्कुल थे, ठीक है। हमें मुझे निकाल मुझे दिया। इस पे जरा हुकूमती रद्द-ए-अमल लेने दें। उस्मान सईद बसरा साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। वजह क्या है सर, पीडीएम बार बार अपने बयानिए को बदल रही है और पीडीएम के बयानिए में इत्तफाक नजर नहीं आ रहा सर, इसकी वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया एक तो आपका अदनान। और दूसरी बात यह है कि मैं हजरत साहब की बात को बड़े नमाज से सुन रहा था। मेरे ख्याल में अगर आप इस सारी बात को ही मेरी तरफ से भी मैं संदेश कर दीजिए तो यही एक वजह है। वजह यह है कि पीडीएम के अंदर मौजूद जमातों का कोई बयानिया सिरे से है ही नहीं है। आप देखिए कि पहले दिन से जिस दिन हम इलेक्शन जीत के अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लोगों के अवाम की वोट की ताकत से पार्लियामान के अंदर आए, इमरान खान वजीर आजम बने और बड़े लंबे अरसे के बाद कई दफा हाफिज साहब भी जब उस जमात में थे और जिनको सच बोलने की पादाश में वहां से निकाल बाहर किया गया, इनके साथ भी हमारी बहस रहती थी कि देखिए इस जमीन तमाम जमातों के पास कोई नैरेटिव नहीं है। देखिए ना, इन्होंने दो इस पीडीएम ने जो पाकिस्तान डिस्टेबलाइजिंग मूवमेंट बन गई है इवेंचुअली, अब इन्होंने कहा कि इलेक्शन जो है ये रिग्ड है। लेकिन देखिए कि सबसे बड़ी जमात पीपल्स पार्टी है, वो इसी इलेक्शन की बेनिफिशियरी है। यानी कि पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर इस इलेक्शन की बेनिफिशियरी है। वहां की हद तक इलेक्शन ठीक है। मुस्लिम लीग नून जो अपोजिशन लीडर है, इसकी वजह से नैब से जो पेशियां हैं उससे इस्तिस्ना हासिल कर रखा था, वहां पे प्रोडक्शन ऑर्डर लेके जेलों से बाहर आए। वो इलेक्शन ठीक है जहां पे ये जीते। तो ये नैरेटिव कुछ दिन दम तोड़ गया कि इलेक्शन में रिगिंग हुई है। फिर अगर इलेक्शन में रिगिंग हुई है तो आपने कितनी नंबर ऑफ पिटिशन फाइल की हैं? जब आप इनसे ये पूछते थे तो 2013 में फाइल की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 113 पिटिशन के मुकाबले में पीपल्स पार्टी और नून लीग ने सिर्फ 24 फाइल की थी। तो इलेक्शन की रिगिंग में मसला नहीं था। फिर उन्होंने कही परफॉर्मेंस। आप मुझे बताइए अदनान की, अगर परफॉर्मेंस मसला है तो पाकिस्तान में सबसे बुरी परफॉर्मेंस आज के चीफ जस्टिस कराची के डिस्ट्रिक्ट केस के अंदर जाके वहां पे उनके रिमार्क्स हैं कि पाकिस्तान की बदतरीन जो गवर्नेंस है वो सिंध के अंदर है। सिंध में आज भी आप देखिए कुत्ते के कांटे की वैक्सीन नहीं है, भूख है, अफलास है, नंग है, तालीम का म्यार कोई नहीं, सेहत कोई नहीं, बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान कोई में भी तो नहीं। दूध की नहरें नहीं बह रही ना सर। जी आपकी बात ठीक है बिल्कुल, लेकिन मैं तो फिलहाल ये बात कर रहा हूं कि पीडीएम की बात कर रहा हूं कि इनके पास जो मौकफ लेके आए थे, फिर ये जमातें चली सारी की सारी भानुमती का कुनबा। कभी कहती हैं हमने इस्तीफा देना है, कभी कहते हैं हमने इमरान खान के खिलाफ, कभी कहते हैं हम उनको लाने वाली फौज के खिलाफ है, कभी कहते हैं फौज सियासत में इंटरफेरेंस कर रही है, कभी कह रहे हैं इमरान खान मतलब नान हुकूमत कर रहे हैं, कभी कहते हैं इमरान खान जो है तमाम इदारों के ऊपर बैठे हुए हैं, कभी कहते हैं इमरान खान के पास हम बात क्यों करें, उनके पास तो चीज ही कोई नहीं। कभी कहते हैं हम इस्तीफे देंगे, कभी कहते हैं हम आर पार कर देंगे, कभी कहते हैं हमारा मसला इमरान खान है, कभी कहते हैं हमारा मसला फौज है, कभी कहते हैं हमारा मसला इलेक्शन कमीशन है, कभी कहते हैं इलेक्शन हमारा मसला है। मसला सिर्फ एक है जिसकी तरफ हाफिज हुसैन अहमद साहब ने पूरी खुल के इशारा नहीं किया, मैं आपको उसकी तरफ इशारा कर रहा हूं। मसला है कि फजलुर रहमान साहब बड़े लंबे अरसे के बाद मिनिस्टर इनक्लेव से पाकिस्तान के लोगों के वोट की ताकत से रिजेक्ट करके बाहर आ गए। एक लंबे अरसे से पंजाब पे काबज हुक्मरान खानदान जो नवाज शरीफ साहब का है, उनको पाकिस्तान के लोगों ने पंजाब से बिलखसूस और पाकिस्तान से बिलअमूम निकाल बाहर किया है। मसला है इक्तदार का, मसला है इक्तदार में रह के जारी वो तमाम करप्शन जो एनआरओ की वजह से बचती रही उसको बचाने का। मसला है सिर्फ और सिर्फ पावर हासिल करने का और पावर कॉरिडोर में वापस आने का। बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा एक पॉइंट हाफिज हुसैन अहमद साहब आपसे है, ये लोग क्यों बार बार कहते हैं क्योंकि मौलाना साहब खुद पावर में नहीं है, लिहाजा इसीलिए वो पहली मर्तबा अपोजिशन का हिस्सा हैं, वो पहली मर्तबा एहतजाज को लीड कर रहे हैं, वो हुकूमत को गैर आईनी तरीकों से गिराने की बात भी कर रहे हैं, इसमें किस हद तक सदाकत है सर? देखिए, जितनी भी सियासी पार्टियां हैं वो पावर ही के लिए कोशिश करते हैं, चाहे वो तहरीक इंसाफ हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे जेयूआई हो।
चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो, जाहिर है कि वो किसी अल्लाह के लिए या रजा के लिए तो नहीं होता, वो सारी की सारी जो है ना अपने इक़्तिदार के लिए होता है। अब इक़्तिदार में आने के बाद किसी मंशूर या दस्तूर की बात की जाती है, उस पर कितना अमल होता है वो तो नहीं सर, मैं स्पेसिफिकली हाफिज साहब, मैं स्पेसिफिकली मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से बात कर रहा हूँ। मैं सबकी बात करूंगा, इसलिए मैं कहूंगा कि मौलाना फजल रहमान साहब कोई अलग मखलूक नहीं है। मौलाना फजल रहमान साहब भी यही है, यानी मेरे बसरा साहब बैठे हुए हैं, वो भी तो धरना दे रहे थे, तो वो किसके लिए दे रहे थे? अब 2.5 साल से उनके जो वादे थे वो भी पूरे नहीं हो गए। इसी तरह मौलाना फजल रहमान साहब भी जाहिर है कि उनको गुज़र सरहद में शिकस्त हुई। तो ये तमाम चीजें अलग अपने रखते हैं और हर एक चाहता है कि मैं इक़्तिदार में आऊँ। अपोजिशन इक़्तिदार के लिए कोशिश करती है, हुकूमत इक़्तिदार बचाने की कोशिश करती है, और ये दुनिया का दस्तूर है और उस पर चलेगा। इसमें कोई ऐसी अचंभे की बात सर, नहीं है। आपके ख्याल में कश्मीर कमेटी के बहुत अरसा सरबराह रहे मौलाना फजल रहमान साहब, तो बतौर कश्मीर कमेटी सरबराह उन्होंने जो काम करने चाहिए थे, जो डिलीवर करना चाहिए था, क्या वो किया? कश्मीर के लिए आवाज़ उठाई मुख्तलिफ फोरम्स पर, जो उनकी ड्यूटीज़ बनती थी कश्मीर इशूज़ को लेके, क्या उन्होंने पूरी की सर? नहीं, बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि कश्मीर के लिए जो इस हुकूमत में हुआ है वो तो नहीं हो सका, क्योंकि इस हुकूमत में तो कश्मीर हमारे हाथ से भी चला गया। कम अज कम मौलाना फजल रहमान के दौर में तो ये सूरत हाल नहीं हुई। ये मैं मानता हूँ कि पार्लिमानी निज़ाम में किसी कमेटी के अंदर वो सलाहियत नहीं है जो किसी हुकूमत में है या जो वजारत दिफा में है कि उसके लिए दिफाई काम करे। आईनी तौर पर मैं 20-25 साल पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में रहा हूँ। बसरा साहब को भी पता है कि इस वक्त कश्मीर कमेटी में लोग हैं, पहले उससे पहले भी हमारे फखर इमाम